गांधी युग अध्याय 1। ये कहानी मोहनदास नाम के एक युवक की है। दक्षिण अफ्रीका में एक सर्द रात को उन्हें सिर्फ इसलिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। उस अंधेरे और ठंडे प्लेटफॉर्म पर अन्याय की उस आग ने उनके अंदर एक ज्वाला जलाई, सत्याग्रह की ज्वाला। कई वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों के लिए लड़ने के बाद गांधीजी भारत लौटे। ये 9 जनवरी 1915 का दिन था। जब उन्होंने अपनी मातृभूमि पर कदम रखा तो लोगों की आंखों में आशा की एक नई किरण जगी। गांधी जी ने भारत के गांवों की यात्रा की। चंपारण में उन्होंने राजकुमार शुक्ल के साथ किसानों से मुलाकात की जिन्हें अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने उनकी कहानियां सुनी और उनके दर्द को महसूस किया। इसके बाद वे खेड़ा पहुंचे जहां फसलें बर्बाद हो गई थीं, लेकिन सरकार फिर भी लगान वसूल रही थी। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल किसानों के साथ खड़े हुए और कहा, जब फसल नहीं तो लगान नहीं। 1919 में ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट नामक एक कठोर कानून लेकर आई। ये काला कानून किसी को भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने की इजाज़त देता था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक सभा के लिए इकट्ठा हुए। बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी उस दिन त्योहार मनाने और अपने नेताओं को सुनने आए थे। तभी जनरल डायर अपनी सेना के साथ बाग के एकमात्र रास्ते पर आया। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। शांतिपूर्ण सभा एक पल में चीख पुकार में बदल गई। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ये कहते हुए कि वो ऐसे सम्मान का बोझ नहीं उठा सकते जब उनके देशवासी पीड़ित हों। इन सभी अन्यायों के जवाब में गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने देशवासियों से असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्वक हर तरह का सहयोग बंद करने का आंदोलन। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो गया। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जिसने दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत दिखाई। गांधी जी के आह्वान पर पूरा देश जाग उठा। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतें छोड़ी और लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही नारा गूंज रहा था, स्वराज। चरखा स्वराज का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने कहा, हर घर में चरखा चलाओ और खुद का सूत कातो। खादी पहनना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई में एक योगदान बन गया। असहयोग आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने ब्रिटिश उपाधियां और सम्मान लौटा दिए। यह अंग्रेजी हुकूमत पर एक शांतिपूर्ण लेकिन शक्तिशाली प्रहार था। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक दुखद घटना घटी। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा की इस घटना ने गांधी जी को बहुत दुख पहुंचाया। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता का मार्ग केवल अहिंसा से ही होकर जाता है। उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंसा के माध्यम से स्वराज नहीं चाहता। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उन्होंने निडर होकर कहा, मैं यहाँ सर्वोच्च सजा की मांग करने आया हूँ। उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में गांधी जी ने अपना समय पढ़ने, लिखने और चरखा चलाने में बिताया। उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की। उनका शरीर कैद में था लेकिन उनकी आत्मा आज़ाद थी। गांधी जी की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया विचार उभरा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाई। उनका मानना था कि हमें परिषदों में प्रवेश करके सरकार के काम में बाधा डालनी चाहिए। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाने और खादी को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश की यात्रा की। वो समाज को अंदर से मजबूत करना चाहते थे। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य पर फैसला करने के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भारत का अपमान था। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज को हकीकत में बदलने के लिए गांधी जी ने एक और बड़े आंदोलन की योजना बनाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने ब्रिटिश शासन के सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक, नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया।
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक की प्रसिद्ध यात्रा शुरू की। ये 240 मील की पैदल यात्रा थी और रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। ये एक छोटी सी क्रिया थी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। स्वतंत्रता की ओर अध्याय 2। दांडी में गांधी जी द्वारा उठाया गया एक मुट्ठी नमक पूरे देश में तूफान ले आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आग की तरह फैल गया। सरोजनी नायडू जैसी वीरांगनाओं ने धरसाना के नमक कारखानों पर अहिंसक धावे का नेतृत्व किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने बिना हाथ उठाए पुलिस की लाठियां सहीं। ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से जवाब दिया। पूरे देश में लाठीचार्ज और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। जल्द ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। गांधी जी को दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेल से रिहा किया गया। वो भारत के लोगों की आवाज़ बनकर लंदन पहुंचे, लेकिन सम्मेलन विफल रहा। अंग्रेज भारत को पूरी आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, पर मैंने अपने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाकर हिंदुओं को विभाजित करने की एक चाल थी। गांधी जी ने इसे भारत की एकता पर हमला माना। इस विभाजनकारी कानून के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने प्राण दे देंगे, लेकिन हिंदू समाज का विभाजन नहीं होने देंगे। पूरा देश चिंतित हो उठा। सभी नेता पूना पहुंचे। दलितों के महान नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गांधी जी से मिलने जेल गए। दोनों नेताओं के बीच एक ऐतिहासिक बातचीत हुई। अंत में पूना पैक्ट नामक एक समझौता हुआ। अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दोगुनी कर दी गईं। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा और भारत की एकता की जीत हुई। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने प्रांतों में सीमित स्वशासन दिया। कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का फैसला किया ताकि वे व्यवस्था के भीतर से लड़ सके। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और अधिकांश प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं। इससे भारतीय नेताओं को शासन का बहुमूल्य अनुभव मिला और जनता में उनका विश्वास और भी बढ़ गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। वायसराय ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी। इस एक तरफा फैसले ने पूरे देश को नाराज कर दिया। इसके विरोध में सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग के बदले युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का वादा मांगा, लेकिन अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मानना था कि आज़ादी केवल सशस्त्र संघर्ष से ही मिल सकती है। वो कलकत्ता में अपने घर में नज़रबंदी से नाटकीय ढंग से भाग निकले। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। वहां उन्होंने युद्ध के भारतीय कैदियों के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1942 में अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, लेकिन इसकी पेशकश एक दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तारीख का चेक जैसी थी। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता की कोई बात नहीं थी। ब्रिटिश सरकार के अड़ियल रवैये से थककर गांधी जी ने अपने अंतिम और सबसे बड़े आंदोलन का फैसला किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और करो या मरो का मंत्र दिया। अंग्रेज़ों ने तुरंत कार्रवाई की। अगली सुबह गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, लेकिन इस बार जनता ने खुद कमान संभाल ली। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह शुरू हो गया। लोगों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, टेलीग्राफ के तार काट दिए और रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया। ये अगस्त क्रांति थी। अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। ब्रिटेन में एक नई सरकार सत्ता में आई जो भारतीय स्वतंत्रता के विचार के प्रति अधिक सहानुभूति रखती थी। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग के कारण बातचीत जटिल हो गई। किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता के कारण देश भर में, विशेषकर बंगाल में, भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। गांधी जी का दिल टूट गया। वो शांति की अपील करते हुए नोआखली के दंगा प्रभावित गांवों में नंगे पैर घूमे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया, जिनका काम जल्दी से सत्ता हस्तांतरित करना था।
बढ़ती हिंसा का सामना करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने अनिच्छा से भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगले दिन 15 अगस्त 1947 को आधी रात के समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध नियति से साक्षात्कार भाषण दिया। भारत अंततः आज़ाद था, लेकिन स्वतंत्रता की खुशी विभाजन के दर्द के साथ मिली हुई थी। भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई, एक ऐसा राष्ट्र जो सत्य और अहिंसा के आदर्शों द्वारा निर्देशित एक लंबे और कठिन संघर्ष से पैदा हुआ था।